गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सीबीएसई के लिए अलग से वीडियो डालने जा रहे हैं। सीबीएसई के जो बच्चे हैं इस वीडियो का लाभ उठा करके अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। और टॉपिक्स होगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को समझने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है उस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे पहले, तब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को देखेंगे। आइए, शीर्षक तो डालना होगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। चलिए, ऐसे वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर ये 12 है। यदि हिंदी मीडियम से तुलना करेंगे, बिहार बोर्ड से तुलना करेंगे तो बिहार बोर्ड में ये लेक्चर 12 है और आपका 20 से ही शुरुआत कर रहे हैं लेक्चर 12 से, और वो वेव ऑप्टिक्स है। वेव ऑप्टिक्स शीर्षक क्या होगा, आज का टॉपिक्स क्या होगा? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और इसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना होगा? इसको समझने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले जानना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ वेव। क्या जानना पड़ेगा? इक्वेशन ऑफ वेव। वेव का इक्वेशन क्या होता है ये पहले पढ़ चुके हैं। क्या होता है? y इज इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा या फाई बोलते हैं। y इज इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब परिचय की बात करें, इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है, y क्या है, ये क्या है, ओमेगा क्या है, सब जानते हैं। फिर भी एक बार हम लिखना चाहेंगे वेयर ये क्या है? ये एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड क्या है? ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। वाइब्रेटिंग पार्टिकल सबको पता है कि वेव कैसे बनता है। कणों के वाइब्रेशन के द्वारा पार्टिकल्स के कंपन करने के कारण ही वेव बनता है। पहले पढ़ा चुके हैं। एज फॉर एग्जांपल, यदि हम ये पॉन्ड लिए थे, पोखर लिए थे, उस पोखर में क्या रहता है? शांत पानी रहता है, और उसमें जैसे ही कोई कंकर पत्थर मारते हैं, ढेला मारते हैं, तो पानी का कण कंपन करने लगता है, और कंपन करने के कारण यानी वाइब्रेट करने लगता है, और वाइब्रेट करने के कारण से ही क्या होता है? वेव का फॉर्मेशन होता है, वेव का निर्माण होता है। तो वेव का निर्माण होता है तो फिर ये कण देखिए, अधिकतम जितना ऊपर या अधिकतम जितना नीचे जा सकता है,
उस अधिकतम विस्थापन को हम लोग, अधिकतम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एम्पलीट्यूड कहेंगे। और यदि अधिकतम डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, ये चलना शुरू किया है, बीच में ही मान लीजिए पार्टिकल है, तो उसके डिस्प्लेसमेंट को हम लोग y से डिनोट करते हैं। जैसा कि यहाँ हम लिखे हैं y क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t। यानी y का परिचय दें, y का इंट्रोडक्शन दें, तो y क्या है? y है डिस्प्लेसमेंट किसका? ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल कब? एट टाइम t समय पर वाइब्रेटिंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक। ओमेगा क्या है? ओमेगा के बारे में जानते हैं आप, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है इसको, एंगुलर वेलोसिटी। और इसका वैल्यू कितना होता है आप जानते हैं? 2πn के बराबर होता है, बता चुके हैं। और n के बदले आप लिख सकते हैं कितना? n के बदले लिख सकते हैं 1/T, जहाँ कैपिटल T क्या है? टाइम पीरियड। तो ये सब पढ़ा चुके हैं, पहले बता चुके हैं। तो डेल्टा के बारे में कहें तो डेल्टा भी बता चुके हैं, ये इनिशियल फेज है। डेल्टा क्या है? डेल्टा है इनिशियल फेज। चलिए, तो यदि हम इनिशियल फेज 0 कर दें तो इक्वेशन कैसा होगा, ये जानना चाहते हैं। चलिए, व्हेन डेल्टा और फाई इज इक्वल टू 0, देन y is equal to how much? y is equal to a sin omega t. This is also the equation of wave. ये भी इक्वेशंस ऑफ वेव है और ये भी इक्वेशन ऑफ वेव है, लेकिन ये जब इनिशियल फेज डिफरेंस 0 होगा, इनिशियल फेज एंगल कह सकते हैं, फेज एंगल 0 होगा, तब होगा इक्वेशन ऑफ वेव। चलिए सीखे हम लोग इक्वेशन ऑफ वेव। जो नए स्टूडेंट हैं, पहले का क्लास नहीं देखे हैं, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा ये क्लास। हालांकि डिटेल जानना चाहते हैं तो आप लेक्चर 1 से देख सकते हैं, समझ में आएगा लेक्चर 1 से भी। हिंदी मीडियम है, लेकिन वर्ड हम मैक्सिमम यूज किए हैं इंग्लिश का, इसलिए लेक्चर 1 से देख सकते हैं, समझ में आएगा। शुरू से जो पढ़ना चाहते हैं लेक्चर 1 से देखिए। हिंदी मीडियम है लेकिन फिर भी समझ में आएगा। आइए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट में इक्वेशन ऑफ वेव की चर्चा किए। अब गौर करो तो हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की चर्चा करेंगे, या और चलो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये पढ़ना पड़ेगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसको डिनोट करते हैं I से। ये इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी क्या होता है इसको समझिए। देखिए, यदि हम कैंडल जलाते हैं तो कैंडल से जो लाइट निकलती है, कैंडल से जो प्रकाश निकलती है,
उसकी इंटेंसिटी कम होती है। किसके रेस्पेक्ट में? यदि हम बल्ब जलाते हैं 5 वाट का, 5 वाट के बल्ब से जो लाइट निकलेगा उस लाइट के रेस्पेक्ट में एक कैंडल से जो लाइट निकलेगा उसकी इंटेंसिटी कम होगी। लेकिन 5 वाट का जो बल्ब है, यदि उसका तुलना करें हम 10 वाट के बल्ब से, 20 वाट के बल्ब से, तो फिर 5 वाट के बल्ब से जो लाइट निकल रही है उसकी इंटेंसिटी कम होगी विथ रेस्पेक्ट टू 10 और 20 वाट। चलिए, तो वही है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आप देख सकते हैं कि यदि यहाँ देखिए बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट लिखा हुआ, ये आपको कम दिखाई देगा कब? जब यहाँ जो बल्ब जल रही है उसकी इंटेंसिटी कम होगी। आइए हम दिखाते हैं आपको। देखिए तो ये इंटेंसिटी घट गई होगी, ठीक? तो बताइए, और इंटेंसिटी देखिएगा बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, देखिए तो कुछ इंटेंसिटी बढ़ा होगा। देखिए ये इंटेंसिटी बढ़ गया, और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, देखिए ये बढ़ गया। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट समझते हैं आप। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या लाइट क्या है? वेव है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का ये इंटेंसिटी आप वेव कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोपेगेट्स इन अ मीडियम एज ए ट्रांसवर्स वेव। तो हम कह सकते हैं कि लाइट क्या है? वेव है। तो चलो, वेव का इक्वेशन हम लोग देखे थे अभी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। जनरल इक्वेशन की बात करें तो ये क्या था? एम्पलीट्यूड था। और एम्पलीट्यूड पर ही निर्भर करेगा क्या चीज़? ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये कैसे निर्भर करेगा? तो देखो, ये कहता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। कैसे लिखना पड़ेगा? लिखेंगे हम लोग, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली proportional to the square of the amplitude of the लाइट वेव, कह सकते हैं, दैट इज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। यही ध्यान में रखना है। आप प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट देते हैं। यहाँ हम क्या दिए हैं? के कांस्टेंट दिए हैं। और ये फॉर एयर और वैक्यूम, फॉर एयर या वैक्यूम बताओ, के इज इक्वल टू 1 होता है। एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है। ये कैसे होता है इसमें क्वेश्चन मत करना। आई इज इक्वल टू तब क्या होगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग ये सीखे कि फॉर एयर या वैक्यूम के लिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितना होता है? तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। और सबकी ज़रूरत है हमको, एम्पलीट्यूड स्क्वायर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एम्पलीट्यूड जितना अधिक होगा इंटेंसिटी उतना अधिक होगा, एम्पलीट्यूड जितना कम होगा इंटेंसिटी उतना कम होगा। और देखो आगे क्या जानना है। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा बाबू। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, तो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या करते हैं?
दो या दो से अधिक वेक्टर्स को सम अप करते हैं, जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। वो कई एक लॉ पढ़ चुका है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, रिजोल्यूशन मेथड फॉर वेक्टर एडिशन, बहुत सारा पढ़ा होगा। आइए हम लोग आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसका क्या सहारा लेंगे, क्या मदद लेना पड़ेगा। तो देखो किस में मदद लेते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसी को द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कह सकते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बतलाता है, गौर करना। देखो ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है S1 और ये भी सोर्स ऑफ लाइट है S2, ठीक है। और दोनों वेव चलता है, मान लीजिए अभी हम इस रूप में ऐसे दिखाते हैं, इस तरह से वेव दिखा रहे हैं, और यहाँ से भी वेव मान लीजिए ऐसे चलता है, ऐसे इस तरह से वेव चलता है। तो कहीं न कहीं तो मिलेगा P पॉइंट पर, कहीं तो मिलेगा तो क्या होगा, गौर करना है, इस पर विचार करना है। मिलेगा तो क्या होगा कि ये मिलने पर दोनों वेव, गौर करो, दोनों वेव यहाँ अलग से बता रहे हैं कि हो सकता है कि ये S1 से निकला हुआ वेव हो और फिर ये क्या है S2 से निकला हुआ वेव। तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हुआ, एक का A1 होगा तो दूसरे का मान सकते हैं A2 होगा। और बताओ अब एक ही कण को दोनों वेव क्या करना चाहता है, ऊपर ले जाना चाहता है, दोनों वेव एक साथ। इसका मतलब क्या होगा कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कण में, पार्टिकल में कितना होगा, तो ये इज वेक्टर ये इज इक्वल टू A1 प्लस A2 होगा, एक डायरेक्शन में है। तो फिर से बताते हैं, दोनों वेव एक ही पॉइंट पर पहुंचा, और वेव कैसे बनता है, कैसे चलता है पता है, कणों के वाइब्रेशन से। पार्टिकल जब वाइब्रेट नहीं करेगा तो वेव आगे बढ़ेगी ही नहीं, वेव का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। इट मीन्स यहाँ यदि P पॉइंट पर दोनों वेव मिला है तो आगे बढ़ने के लिए पार्टिकल P को वाइब्रेट करना होगा, और वाइब्रेट कर ये भी करवाना चाहता है, S1 भी चेक कराना चाहता है वाइब्रेट, उसको S2 से जो वेव निकला है वो भी वाइब्रेट करवाना चाहता है। तो बताओ यदि दोनों एक साथ ऊपर ले जाना चाह रहा है तो रिजल्टेंट हो जाएगा वेक्टर A1 प्लस A2 वेक्टर सम के बराबर। और देखो यदि ऐसा हो गया, एक ऊपर ले जाना चाह रहा है और सेम टाइम में ये दूसरा नीचे ले जाना चाह रहा है, बताओ एक ऊपर होगा A1 तो नीचे हो जाएगा A2, तो अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो बताओ रिजल्टेंट तब क्या करोगे, वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस A2 तो लिखेंगे हम, लेकिन वास्तव में रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट क्या होगा A1 प्लस A2, आप वेक्टर सम जानते हैं तो। और ये क्या होगा, ये A1 माइनस A2 हो जाएगा। रिजल्टेंट यदि मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये बराबर इसमें A1 प्लस A2 होगा, और यहाँ ये बराबर A1 माइनस A2 होगा। वेक्टर यदि जानते हैं मॉड ऑफ वेक्टर A1 प्लस वेक्टर A2 निकालने के लिए, तो ये A1 माइनस A2 होगा। तो देखें कि इसको हम दोनों स्थिति में, ऊपर वाले स्थिति में या नीचे वाले स्थिति में, दोनों स्थिति में हम वेक्टर A1 प्लस वेक्टर A2 लिख सकते हैं। भले उसका रिजल्टेंट कभी प्लस में आएगा कभी माइनस में आएगा। तो इसी को कहते हैं वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स। ये डिस्प्लेसमेंट है, A1 A2 क्या है, ये एम्पलीट्यूड है लेकिन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं इसको हम। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट,
एम्पलीट्यूड ही कहेंगे, एम्पलीट्यूड ही कहेंगे, एम्पलीट्यूड। लेकिन हम ऐसा करते हैं कि एम्पलीट्यूड नहीं लेकर के हम कण पर विचार करते हैं। कण में वाइब्रेशन होता है तो ऊपर की ओर जा रहा है, अभी पूरा ऊपर नहीं गया, यहाँ तक जाना था, यहाँ तक में डिस्प्लेसमेंट कितना है, y1 हुआ है। और दूसरा कितना, दूसरे के द्वारा कितना होने वाला है, मान लो दूसरे के द्वारा ये डिस्प्लेसमेंट y2 ये सेम टाइम में कराना चाहता है ये, तो क्या हो जाएगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ठीक है, ये यदि सेम डायरेक्शन में है तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होगा। यहाँ y1 y2 डिस्प्लेसमेंट है, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में है, एक ऊपर की ओर y1 है, नीचे की ओर y2 है, तो फिर y रिजल्टेंट तो निकालेंगे y1 प्लस y2, यही हुआ वेक्टर सम। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये y1 माइनस y2 हो जाएगा। और सेम यदि है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। इफ यहाँ लिख सकते हैं इफ y1 इज इक्वल टू y2 देन क्या हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट इसमें 0 हो जाएगा। और इसमें y1 y2 यदि सेम है तो 2y हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो यही मैक्सिमम हो जाएगा, तो a1 a2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो समझ में आया क्या? समझ में ये आया होगा कि पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वेक्टर सम के द्वारा एडप्ट करेंगे, जोड़ेंगे। और अब चलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, इसी बात को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के रूप में कैसे लिखते हैं, गौर करिएगा, पहले समझिए। कहते हैं कि दो वेव्स जब किसी मीडियम में चलते हुए किसी पॉइंट से होकर गुजरती है या किसी पॉइंट पर पहुंचती है, तो उस पॉइंट पर के पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा, वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अलग अलग वेव के द्वारा उस कण में उत्पन्न, उस कण में प्रोड्यूस्ड अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है। यही कहना, जो समझाए वही बात कर रहा है कि जब दो वेव्स किसी पॉइंट पर जाकर मिलती है, तो उस पॉइंट पर के पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अलग अलग वेव के कारण उस पार्टिकल में प्रोड्यूस्ड अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है। इसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स कहते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो बहुत सारा होता है बाबू, आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन यहाँ हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स की बात करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स। और देखो ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स क्या है, लिखेंगे कि व्हेन two waves traveling through a medium pass through a point
पास थ्रू अ पॉइंट एट ए टाइम, एक साथ एक समय पहुंचता है, पास थ्रू ए पॉइंट एक समय में गुजरता है, देन द रिजल्टेंट displacement of the particle of the medium at any instant, resultant displacement of the particle of the medium at that point दे सकते हैं, at that point at any instant is equal to the vector sum of the displacements produced due to the individual waves, क्लियर है, इंडिविजुअल वेव के द्वारा या इंडिविजुअल वेव के कारण जो डिस्प्लेसमेंट्स उत्पन्न होगा उस डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. दिस प्रिंसिपल इज नोन एज क्या चीज, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल चलिए, बिहार बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के छात्र हुए या सीबीएसई, दोनों का सिलेबस सेम है, इसलिए दोनों इसका लाभ उठा सकते हैं. इंग्लिश मीडियम में जो बिहार बोर्ड के छात्र पढ़ते हैं वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकते हैं. सिलेबस सेम है, क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा चेंजेज है सीबीएसई और बिहार बोर्ड में. आइए हम लोग देखेंगे अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को समझे, लिखे, आगे की बात करें. याद होगा पार्टिकल्स कब सेम फेज में होता है, कब अपोजिट फेज में होता है, पढ़े होंगे. तो याद कीजिए, तो हम फेज एंगल की बात करेंगे और फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस. फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के रूप में हम बताए थे क्या कि पार्टिकल सेम फेज में कब होता है, अपोजिट फेज में कब होता है. उसकी भी हमको अब ज़रूरत है इस क्लास में, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में. उसका रिवीजन हम करवा दें कि फेज डिफरेंस जिसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, फाई या डेल्टा से, वो कितना होना चाहिए, फाई या डेल्टा होना चाहिए सेम फेज के लिए. फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू 2
n पाई ऐसा यदि है तो क्या होगा, सेम फेज में पार्टिकल्स होगा। फेज डिफरेंस यदि इतना फाई इज इक्वल टू 2n पाई, देन द पार्टिकल्स will be in सेम फेज। ये पढ़ चुके हैं, खाली रिवीजन करा दें। सेम फेज में होगा, तो सेम फेज में होने के लिए ऐसा शर्त बताए थे फेज डिफरेंस के रूप में। और पाथ डिफरेंस की बात करें तो पाथ डिफरेंस की बात करें तो पाथ डिफरेंस को हम लोग डेल्टा पी से सूचित करेंगे। क्यों? पी क्या है? पाथ। पी फॉर पाथ, और डेल्टा तो समझते हैं डिफरेंस के लिए है। डेल्टा पी इज इक्वल टू कितना बताया गया है? सेम फेज के लिए हम बताए थे एन लैम्डा, देन क्या होगा, पार्टिकल्स विल बी इन सेम फेज। और जो नहीं क्लास किए थे पहले, एन का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसा ऐसा। लेकिन जानते हो, देखो इसको कहते हैं कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई। पाई का इवन मल्टीपल। क्यों? एन का मान कुछ भी दीजिए, 0 1 2 3 4 5 बात जो भी दीजिएगा, तो क्या होगा, पाई का इवन मल्टीपल का लाएगा। 1 दीजिए 2 पाई होगा, 2 दीजिए 3 पाई, 2 दीजिएगा तो 4 पाई होगा, 3 दीजिएगा 6 पाई होगा। तो पाई का क्या हो गया, इवन मल्टीपल होगा। वो भी कहा था इवन मल्टीपल होगा तो क्या होगा, सेम फेज में होगा। लेकिन इसको कैसे करोगे, देखो तो इसको कैसे करोगे एन लेमडा को। तो हम लिखते हैं कि 2n इंटू लेमडा बाय 2 लिख दें क्या? इसका मतलब क्या हुआ, लेमडा बाय 2 का इवन मल्टीपल, लेमडा बाय 2 का, लेमडा बाय 2 का इवन मल्टीपल होगा तो पार्टिकल्स सेम फेज में होगा। हम लोग एमपी करके लिख सकते हैं, मेमोरेबल पॉइंट लिख सकते हैं, पहले भी लिखे थे। तो यहाँ लिखेंगे कि द पार्टिकल्स will be in सेम फेज। इसकी जरूरत है, सेम फेज कब जी, इफ देयर फेज डिफरेंस, इफ देयर फेज डिफरेंस इज even multiple, या if their phase difference is even multiple of pi or even multiple, ये तो देना पड़ेगा, और देयर क्या लेना पड़ेगा, फेज डिफरेंस नहीं है, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस के रूप में लाएं तो क्या होगा, पाथ डिफरेंस इज इवन मल्टीपल ऑफ किसका, लेमडा बाय 2। गौर कीजिएगा, फेज डिफरेंस लेंगे, फेज डिफरेंस लेंगे, कहाँ, यहाँ है, फेज डिफरेंस लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा, पाई का इवन मल्टीपल, और पाथ डिफरेंस लेंगे तो लेमडा बाय 2 का इवन मल्टीपल लेना होगा। आइए नेक्स्ट देखेंगे। ये तो सेम फेज की बात किए, हम अपोजिट फेज की बात करेंगे। तो अपोजिट फेज की बात करेंगे तो क्या होगा, चलो
अलग से लिखो। फिर फेज डिफरेंस हम कहते हैं इस बार क्या होगा, कंडीशन है ये, पहले लिखा चुके हैं। फेज डिफरेंस इस बार होना है 2n + 1 पाई। ये इवन नहीं, ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। कैसे? 0 2 पाई होगा, 1 2 3 पाई, 2 2 5 पाई। तो क्या हो गया? इवन मल्टीपल है। तो देन द पार्टिकल्स विल बी इन अपोजिट फेज। ऐसा यदि हुआ अपोजिट फेज में होगा। फेज डिफरेंस ऐसा तो अपोजिट फेज में होगा। आइए पाथ डिफरेंस पर विचार करें। पाथ डिफरेंस कैसा होना चाहिए? पाथ डिफरेंस होना चाहिए 2n + 1 λ/2। तो क्या होगा? अपोजिट फेज में होगा। n का मान वही सेम है। तो चलो हम लोग क्या लिखेंगे? MP करके बताओ। MP करके क्या लिखेंगे? द पार्टिकल्स विल बी इन अपोजिट फेज। अपोजिट फेज में कब होगा जी? अपोजिट फेज इफ देयर फेज डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल नहीं, गौर करो, इवन, ये इवन मल्टीपल नहीं बल्कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा। और देयर पाथ डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ ऑड लिखे हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। चलो ध्यान देंगे प्लीज। ये क्या है? फेज डिफरेंस। ये क्या है? पाथ डिफरेंस। तो ये तो ठीक है कि फेज डिफरेंस इतना होगा, तो सेम फेज में अपोजिट फेज में इतना होगा पाथ डिफरेंस तो अपोजिट फेज में। इसका मतलब क्या है? दोनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। क्या रिलेशन है, कैसे रिलेशन है, थोड़ा सा उसको देखेंगे। रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, दोनों में क्या रिलेशन है इसको देखेंगे। और देखो हम लोग टाइटल डालेंगे रिलेशन बिटवीन, देख रहे हैं किसके किसके बीच? फेज डिफरेंस, कैपिटल से लिखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फेज डिफरेंस मतलब फेज डिफरेंस को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, ये डेल्टा से। एंड पाथ डिफरेंस जिसको हम लोग डेल्टा P से डिनोट करते हैं। दोनों में क्या रिलेशन है ये हम लोग सीखेंगे। अभी ज़रूरत है आगे, चल सब बेसिक दे रहे हैं। तो यदि मेरे साथ हैं आइए कण को वाइब्रेट करवाते हैं। एक बार कण को वाइब्रेट करवाते हैं। देखो तो बाबू, ऊपर की ओर कण जाएगा यहाँ तक तो हम लोगों का वेव कैसे बनता है? ऐसे यहाँ तक आ जाता है। फिर नीचे आएगा कण तो इस तरह का वेव बनता है। फिर नीचे आना है कि कण तो वाइब्रेट करेगा, फिर क्या होगा? इस तरह से होगा। फिर ऊपर जाएगा तो क्या होगा? यहाँ ऐसे हो जाएगा। क्या मतलब? देखे कि एक बार कण जब वाइब्रेट करता है, एक बार कण वाइब्रेट करता है तो इस तरह का फॉर्मेशन होता है।
और इस तरह का जब फॉर्मेशन होता है, ओ से मान लेते हैं यहाँ ये पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, तो ओ से बी पॉइंट पर चला गया वेव, तो इसका वेवलेंथ यानी यहाँ ओ से बी की दूरी, ओ बी का डिस्टेंस, ओ से बी की दूरी क्या होगा, डिस्टेंस कितना होगा, लेमडा। क्योंकि एक लूप की लंबाई हम लोग पढ़ चुके हैं कितना होता है, लेमडा बाय 2, और 2 लूप है तो 2 लूप की लंबाई कितना होगा, लेमडा, हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए उस पर भी डिस्कशन नहीं करेंगे। ये जानिए कि इन दोनों लूप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो लेमडा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है पीछे का वीडियो देखिए, हो जाएगा। आइए, ये लेमडा हो गया, लेकिन जानते हो कि लेमडा जब यहाँ से यहाँ तक हो गया तो फेज एंगल कितना बना, ये तो पाथ, ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव हो गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव हो गया कितना, लेमडा। चलो अब है कि फेज एंगल इतना देर में कितना बनाया ये भी पता है, ये 0 है, ये फेज एंगल यहाँ कितना है फेज एंगल, यहाँ पाई बाय 2 है, ये पाई होगा, और यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा 2 पाई। कैसे, थोड़ा सा देखो पीछे, यदि क्लास किए हो तुम लोग तो याद करो कि फेज एंगल क्या होता है। एक बार फिर से बताएं कि ये जब बी पार्टिकल चलती थी ऐसे सर्कुलर पाथ पर, यहाँ आती थी, तो फिर ये एंगल कितना बनाता था, पाई बाय 2। लेकिन यही बी पार्टिकल यहाँ आ जाता था, मान लो कि यहाँ B1 पोजीशन ला, यहाँ B2 पर आ जाता था, तो फेज एंगल कितना बना देता था, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसके द्वारा कितना होता था, तो पाई होता था। लेकिन यही पाई किसके लिए, ये जो कण वाइब्रेट कर रहा है ऊपर गया तो यहाँ पाई बाय 2 बनाया था। यहाँ देखो बी पार्टिकल यहाँ आया तो जी पार्टिकल बताए होंगे कि यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो बी के लिए पाई बाय 2 क्या हुआ, बी के लिए पाई बाय 2 क्या हुआ, ये पाई बाय 2 हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जी के लिए जो पार्टिकल यहाँ से ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, वो जी के लिए क्या हो गया, ये फेज एंगल हो गया। तो बी यहाँ से यहाँ आ गया तो फेज एंगल के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, पाई। लेकिन पार्टिकल जो जी पार्टिकल ऊपर गया, ऊपर से नीचे आएगा यहाँ तक, क्योंकि बी जब यहाँ आएगा B2 पर तो पार्टिकल जी पुनः लौट करके अपने घर ओ पर आ जाएगा, मीन पोजीशन पर आ जाएगा। उस स्थिति में फेज एंगल कितना होगा, पाई जी के लिए। अब बी पार्टिकल फिर आगे बढ़ेगा यहाँ, तो जी पार्टिकल फिर यहाँ आ जाएगी। यहाँ जब आ जाएगी तो फेज एंगल जी के लिए कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना बड़ा, तो क्या हो गया, 3 पाई बाय 2 हो गया फेज एंगल। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो बी के लिए होगा 3 पाई बाय 2। बी पार्टिकल फिर B4 से चल करके कहाँ चला आया, यहाँ बी पर आ गया, पुनः इसी पॉइंट पर आ गया, तो एंगल कितना टोटल बन गया, टोटल बन गया 4 × पाई बाय 2 अर्थात 2 पाई बन गया। तो बी के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 पाई, लेकिन जी के लिए फेज एंगल कितना हो गया, फेज एंगल 2 पाई। गौर करो, गौर क्या बताएं कि जी पार्टिकल ये वाइब्रेट करता है बाबू, एक बार वाइब्रेट किया तो फेज एंगल कितना बनाया, 2 पाई। और एक बार ये वाइब्रेट करता है तो कितना डिस्टेंस दूरी तय कर लेता है, लेमडा। एक बार वाइब्रेट किया तो लेमडा दूरी तय करता है, और एक बार वाइब्रेट करता है तो फेज एंगल कितना बना लेता है, 2 पाई। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, दोनों में क्या रिलेशन है, ये 2 पाई बनाया फेज एंगल, तो दोनों में क्या रिलेशन होगा, देखो जब पाथ डिफरेंस लेमडा होता है, पाथ डिफरेंस
पाथ डिफरेंस मतलब ये कहना चाहते हैं हम, पाथ डिफरेंस ये O और B पॉइंट की बात करें, दोनों में अब तुलना करें, ये एक बार वाइब्रेट करके यहाँ आ गया और दूसरा कण यहाँ है जो कि वाइब्रेट करना के प्रारंभ करेगा वाइब्रेट करना, तो दोनों पार्टिकल के फेज एंगल में डिफरेंस है। इसका फेज एंगल कितना है 0, इसका फेज एंगल कितना है 2 पाई, तो फेज डिफरेंस कितना है 2 पाई। ठीक है, पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस यहाँ पाथ 0 है, चूँकि अब आया ही है, चला ही नहीं है, ये पार्टिकल एक बार यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना हो गया, पाथ डिफरेंस कितना हो गया लैम्डा। तो चलो पाथ डिफरेंस यही बताना चाह रहे थे, पाथ डिफरेंस यदि लैम्डा हो तो फेज डिफरेंस कितना होता है, फेज डिफरेंस कितना होता है, फेज डिफरेंस कितना होता है, फेज डिफरेंस कितना होता है 2 पाई। अब बताओ कि पाथ डिफरेंस 1 हो तो फेज डिफरेंस कितना होगा 2 पाई बाय लैम्डा। यदि पाथ डिफरेंस कितना हो बाबू, पाथ डिफरेंस कितना हो डेल्टा पी ले लें तो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 2 पाई बाय पाथ डिफरेंस की बात करते हैं, डेल्टा पी नहीं। चलो देखो हम उल्टा लेना चाह रहे थे जी, हम फेज डिफरेंस की बात करना चाह रहे थे, हम उल्टा लेते हैं क्योंकि रिलेशन आपका उल्टा ही बुक में दिया रहता है, याद भी रहेगा, रिलेशन भी बुक में मिलेगा। उल्टा करके लेते हैं, क्या लेते हैं ऐसे कि पाथ डिफरेंस लिए थे, अब फेज डिफरेंस लेते हैं। फेज डिफरेंस कितना हो, हम फेज डिफरेंस अभी देख रहे थे 2 पाई यदि होता है 2 पाई, तो पाथ डिफरेंस कितना होता है, पाथ डिफरेंस कितना होता है, पाथ डिफरेंस होता है आपका लैम्डा। बताओ फेज डिफरेंस यदि हम 1 लेंगे तो पाथ डिफरेंस कितना होगा लैम्डा बाय 2 पाई हो जाएगा पाथ डिफरेंस। और फेज डिफरेंस यदि हम क्या लें, फेज डिफरेंस यदि फाई लें तो पाथ डिफरेंस कितना लेंगे, देखिए तो पाथ डिफरेंस कितना लेना होगा लैम्डा बाय 2 पाई, और यहाँ डेल्टा पी लेता है जी, देखो तो कैसे समझोगे इसको, ऐसे रिलेट करता है फाई इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई इंटू डेल्टा पी। देखो कैसे रिलेट करोगे इसे, यही रिलेशन है, फाई इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई। कैसे वो रिलेशन आएगा विचार करो, यहाँ देख रहे हैं O पार्टिकल और B पार्टिकल, दोनों में फेज डिफरेंस कितना है 2 पाई। ठीक, पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा, उसी को रिलेट करना है। कैसे होगा देखो तो, ये डेल्टा पी तो है फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस है फाई, तो कैसे रिलेट करना है इसको, फेज डिफरेंस
फेज डिफरेंस यदि 2 पाई है तो पाथ डिफरेंस कितना है लेमडा। इकाई होगा यूनिट होगा तो क्या होगा लेमडा बाय 2 पाई होगा फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस। और फेज डिफरेंस यदि फाई लेंगे तो पाथ डिफरेंस कितना होगा लेमडा बाय 2 पाई इंटू फाई लेंगे। सही है, फाई लेंगे और ये पाथ डिफरेंस, और इस पाथ डिफरेंस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये डेल्टा पी के रूप में लिख सकते हैं। नहीं, ये रॉन्ग बता रहे थे। ये फाई लेंगे तो क्या होगा, ये फाई लेना होगा और ये क्या है पाथ डिफरेंस है, और इस पाथ डिफरेंस को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा पी। तो कहने का सेंस ये है, इसको छोड़ दो, यहाँ देखो रिलेट करो कि डेल्टा पी इज इक्वल टू हो गया लेमडा बाय 2 पाई इंटू फाई। या इसी को करो कि फाई इज इक्वल टू यदि निकालना चाहते हो तो क्या हो गया 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा पी। ये रिलेशन है, यही रिलेशन हम इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। चलो हो गया ये रिलेशन समझ में आ ही गया होगा। चलो ये था रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। इसको याद रखिएगा, इसको भी याद रख सकते हैं। हम लोग चलेंगे अब, और ज़रूरत पड़ेगा इसका, ये तो ज़रूरत पड़ेगा बेसिक में, और बेसिक ज़रूरत पड़ेगा उसमें ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्मूला का। वो आप जानते हैं, फिर भी हम लिखना चाहेंगे, फिर भी लिखना चाहेंगे। हाँ, ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला, इसकी ज़रूरत है। फॉर्मूले देते हैं प्लूरल, 2 ही फॉर्मूला बताएंगे। ये देखो तो साइन सी प्लस साइन डी तुम जानता है, क्या जानता है 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2 पता है सबको। और दूसरा बताओ कि साइन ए प्लस बी तो सब जानता है, क्या होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और एक और फॉर्मूला ज़रूरत पड़ सकता है, पड़ेगा ही, वो क्या है, वो क्या है 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू हाउ मच, तो 2 कॉस ये होता है, एक 2 कॉस स्क्वायर ये होता है, 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ये। तो बताओ इसी में यदि दे देगा हमको, ये नहीं दे करके डेल्टा दे देगा, तब क्या करोगे। हम डेल्टा या फाई की बात करेंगे कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि 1 प्लस कॉस 2 डेल्टा दे देगा, तब यहाँ क्या करोगे 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा दोगे। यही डेल्टा की जरूरत पड़ेगा हमको, या फाई की जरूरत पड़ेगा। या इसी को देखो तो 1 प्लस ऑल्सो देते हैं हम 1 प्लस कॉस 2 डेल्टा नहीं लेते हैं, बल्कि डेल्टा ले लेते हैं, तब क्या होगा, कहिएगा सर यहाँ 2 से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। किस में, एंगल में, एंगल में हम डिवाइड किए हैं,
तो 2 cos स्क्वायर डेल्टा बाई 2 हो जाएगा। और इसी फॉर्मूला की हमको ज़रूरत है कि 1 प्लस कॉस डेल्टा बराबर 2 cos स्क्वायर डेल्टा बाई 2। कुछ नहीं किए हैं, यहाँ 2 डेल्टा था, यहाँ सिर्फ डेल्टा था, यहाँ 2 डेल्टा के बदले डेल्टा ले लिए यानी आधा कर दिए थे, ये भी आधा हो गया। चलो इतना ही ज़रूरत है किसमें, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है और वो कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे वो फेनोमेनन उत्पन्न होता है, वो देखेंगे। ठीक, थैंक्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।